वेलकम टू साइटियर सर। थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे साथ जैसे कि मैंने कहा कि करमवीर सर है। ये एक एंटरप्रेन्योर है, उसके साथ साथ ये एक स्टॉक ट्रेडर है। तो आज सबसे पहले इनकी जर्नी हम डिस्कस करेंगे, इनके ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। तो बताइए सर, आपने मतलब कैसे शुरुआत की थी आपकी ट्रेडिंग की जर्नी? जैसे कि आप IITian हैं, तो आपका तो ज़्यादा मतलब उसकी तरफ फोकस रहेगा कि सॉफ्टवेयर से या फिर कुछ डेवलप हाँ, करना। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 2001 में आईआईटी बॉम्बे से हुआ था और उसके बाद मैं जॉब में था 3 साल। तो उसी समय से जॉब थोड़ा अच्छा था, थोड़ा सेविंग हो जाता था। तो उस समय से ही मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। तो उस ज़माने में शेर खान सबसे प्रोमिनेंट, शेर खान और अच्छा। 5 पैसा जो है वो प्रोमिनेंट वो थे। तो शेर खान में उस ज़माने में ही अकाउंट खोला था और धीरे धीरे उस समय से इन्वेस्टमेंट मतलब इतने लंबे हुआ करते थे। आप सोचिए कि अभी भी मेरे कई इन्वेस्टमेंट हैं जो पेपर पे हुए हैं और अभी भी डीमेट में नहीं गए हैं। मतलब जो पहले सर्टिफिकेट आता था। हाँ, जैसे मतलब इनिशियल म्यूचुअल फंड्स के जो या राइट इन्वेस्टमेंट राइट हैं वो सारे जो हैं, फिर बीच में उन्होंने पैन कार्ड कंपलसरी किया था 50,000 से ऊपर। राइट तो हम लोग 45-45 हज़ार की इन्वेस्टमेंट किया करते थे। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो है वो थोड़ा सा ओवर द पीरियड या एक कॉर्पस बिल्डअप किया और वो कॉर्पस जो है वो आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल हुआ। ओके। और फिर 2004 में मैंने अपना जो है बिजनेस वगैरह शुरू किया। तो मैं 2016 तक आप ये मान सकते हैं कि मैं जो इन्वेस्टमेंट में ही था और 2016 से मैंने जो है वो ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। ओके। और लगभग 2 साल आप मान सकते हैं कि मैंने सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया। लेकिन फिर ट्रेडिंग के साथ थोड़ा सा जो है वो ट्रेडिंग के साथ थोड़ा सा जो है वो कमोडिटी मार्केट जब मैंने सीखना शुरू किया तो वहाँ पे जो है वो फ्यूचर्स में ही बेसिकली वो होता था। ट्रेड होता है। तो वहाँ से फिर मैं एफएनओ में घुसा, उसके लिए थोड़े थोड़े से कुछ बुक्स पढ़ी, एफएनओ ओके। सीखा और फिर धीरे धीरे जो है वो शेयर्स में भी हल्का फुल्का छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ एफएनओ में ट्रेडिंग ओके। शुरू किया। ओके। तो इस तरीके से अभी मैं मोस्टली जो है वो ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी मेरा प्रोमिनेंट ट्रेड रहता है और मोस्टली सेल साइड। ओके। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की दिखता है तो फिर मैं बाइंग साइड भी चला जाता ओके हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि आपने लगभग 2002-2003 से शुरुआत की थी, तो फैमिली बैकग्राउंड में आपका मतलब स्टॉक मार्केट से कोई ऐसा नाता था कि कोई करता है तो उसके नहीं हिसाब नहीं, से? फैमिली बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। माय फादर वाज ए फार्मर, माय एल्डर ब्रदर इज स्टिल अ फार्मर। हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कोटा के पास में एक गांव है, वहाँ से हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन द फैमिली। ओके। भगवान की So, कृपा से बॉम्बे पहुँच गए। तो फिर पहला नौकरी पूना में लगा तो फिर Okay. पूना में ही। तो वो आप एक बड़े शहर में होते हो तो आपको मतलब ऑटोमेटिक आपके मिल अराउंड जो जाता लोग है। होते हैं वो सब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यू स्टार्ट्स काइंड ऑफ लर्निंग इट और अगर आपका इंटरेस्ट बन जाता है तो देन यू मूव अहेड इन दैट। ओके। ओके। तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं नहीं है। था, मतलब आप मतलब कहा जाता है कि गुजरात राजस्थान वाले लोग बहुत सारे जो CA बैकग्राउंड होते हैं वो मार्केट में बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसा हाँ, मतलब गुजरात सुना के है लिए मैंने। यस दैट्स ट्रू लेकिन बट होता है कभी कभी। हाँ, मेरी साइड में आई एम द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर इन माय फैमिली। ओके। सो कैसी मतलब आपका मतलब शुरुआत, जैसे कि आपने कहा कि आप इन्वेस्टिंग करते थे, लेकिन कोई तो होता है कि जिससे हम इंस्पायर होते हैं कि भाई मार्केट में जाना चाहिए, दोस्त में कोई होता है या फिर कोई बोलता है हमें कि भाई स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो? नहीं, ऐसे एक्चुअली मतलब देखो, ऑफिस में कोई था या फिर आप खुद ही पढ़ते थे? और एक्चुअली बहुत अर्ली एज में मतलब एट माय टाइम ऑफ ग्रेजुएशन ही मैं थोड़ा सा जो है वो देयर इज अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट have read कायोसाकी की that. बुक है। तो उससे मैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था एक्चुअली। एंड जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी मैंने जो है वो पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। हमारे आईआईटी बॉम्बे में ही एक एंटरप्रेन्योरशिप का सेल होता था। Okay. तो वहाँ उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स होते थे, तो वहाँ पे मैंने अपना पहला स्टार्टअप ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर मैंने बाद में वेरिटास ज्वाइन किया। Okay. तो वहीं से वो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप और अपना जो है वो सेविंग करना, इन्वेस्ट करना, वो वहीं से ही है कि भाई नौकरी सैलरी जो है वो आप अपना एक तरह से अपना टाइम जो है वो पैसे से एक्सचेंज कर रहे हो और Right, आपका right. टाइम लिमिटेड है तो आपको जो पैसा मिलेगा वो भी लिमिटेड ही राइट होगा। राइट। तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जो है वो पैसे से पैसा बनाने वाली Yes, चीज़ है। तो yes. उसमें भी एंटर होना जरूरी है, अदरवाइज आप एक लिमिट के आगे ग्रो नहीं कर सकते। Yeah. तो जैसे सर आपने अभी रिच डैड पुअर डैड की बात की, तो वहाँ पे जैसे बताया गया है कि लायबिलिटीज और असेट्स के कैसे डिफरेंस करना है।
तो वो आप मतलब अभी आप लोगों को ऐसे बताना चाहेंगे कि आज की डेट में आपको किस तरीके से वो मैनेज करना चाहिए मतलब? फ्रेंकली मैं अपने चैनल पे भी मैं देखता हूँ लोगों को कि बहुत लोग जो है वो बिल्कुल फ्रेशर हैं और 20,000 25,000 रुपए लेके पहली बार मार्केट में घुसे हैं और वो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं उनको सबको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। पहली स्टेप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। अगर आप सीखने से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि आपने कोई अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ के पैसा डाल दिया, वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, दैट इज राइट। बट आप धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होके कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन यू आर इन्वेस्टिंग इन सम पर्टिकुलर स्टॉक और म्यूचुअल फंड और ETF व्हाटएवर। तो आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, उसका प्राइस महंगा है सस्ता है, पी रेशो देखेंगे, ROCE ROE, मतलब थोड़ा सा उनका जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा आप पढ़ के समझेंगे कि कंपनी पिछले 10 साल में किस तरफ को ग्रो कर रही है, नीचे जा रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, क्या बोलता है। तो वो धीरे धीरे आपको आप स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग देगा। स्पेंड इन सम टाइम विद दैट। जब उस पर आपका हाथ अच्छा हो जाए देन यू गो इनटू ट्रेडिंग। अदरवाइज बहुत लोग ट्रेडिंग में घुसते हैं, वो निकल नहीं पाते बाद में, और शुरू में थोड़ा सा जो बिगिनर्स लक भी कई बार चल जाता है, किसी ने कॉल दिया, आपने वो लिया एंड प्रॉफिट हो गया। लेकिन कभी एक बार आप गलत फंस गए तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये है कि आपका पूरा का पूरा ही एक ही बारी में साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्राइसिंग इतने फास्ट मूवमेंट होते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट। तो वो हमेशा सीखने के बाद में प्लीज एंटर कीजिए। पहले इन्वेस्टिंग, फिर अगर ट्रेडिंग करना है तो शेयर्स में इंट्राडे कीजिए, उसके बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाइए। ओके सर। सो जैसे कि अभी आपने कहा कि इन्वेस्टिंग से शुरू करना चाहिए। अभी जब मैंने शुरू किया था लगभग 2013-14 में, तो शुरुआत में मेरा भी ऐसा हुआ था कि किसी से कुछ टिप्स ले ली या फिर कोई न्यूज़ देख के स्टॉक ले लिया। तो शुरुआत में मुझे भी झटके लगे थे, मुझे भी थोड़ा सा लॉस, कई बार वो प्रॉफिट हो जाता है, कई बार उसमें लॉस हो जाता है, क्योंकि ऐसा है मार्केट पहले आपको वेलकम करता है, लेकिन आप अगर ग्रीडीनेस आपका बढ़ाते हो तो मार्केट आपको स्लैप करता है, तो आपका पूरा कॉर्पस खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस था कि शुरुआत में लॉस हुआ है और उसके बाद, क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो सबकी होती है लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो किसी को पता नहीं होती। लॉस देखो, आप जब भी ट्रेडिंग में घुसेंगे गारंटीड लॉस है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को ट्रेडिंग में 3-4 साल हो गए और मुझे लॉस नहीं हुआ है, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। वेरी कॉमन कि कभी आपका लॉस इतना होगा कि आपने जितना कॉर्पस डाला है उसमें से 50% सीधा वाइप हो जाता है। okay. क्योंकि ये बहुत कॉमन है और मेरे साथ 2018 में हो भी चुका है। okay. एक गैप डाउन में मेरा कम से कम 30% कॉर्पस, मतलब आप सोचिए 30% कॉर्पस जो है वो, और फिर उसको रिकवर करते 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 कई महीने लग जाते हैं। और फिर लाइक कॉर्पस चला गया तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी आता है कि क्या हो गया, मैं अभी ऐसे कैसे करूंगा। और उसमें आदमी जो है और थोड़ी गलत स्टेप लेता है। जैसे आदमी को बहुत लॉस हो जाता है ना, तो हमेशा एक ट्रेड का साइज होता है। तो मैं अपने जैसे ट्रेड का साइज होता है, जैसे मेरे बैंक निफ्टी का ट्रेड का 1200 का साइज है, तो जब मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की है तो मेरा साइज 600 हो जाता है, और रिस्की है तो मैं क्वार्टर साइज में, तो हमेशा मैं क्वार्टर, हाफ और फुल साइज में मैं ट्रेड करता हूँ। तो जब आदमी को लॉस हो जाता है तो रिकवर करने के लिए आदमी अपना साइजिंग और बढ़ा देता है और उसमें मार्केट आपको और उठा के पटक देता है, तो और डबल लॉस हो जाता है। तो अगर कभी लॉस हो भी तो अच्छा ही होता है कि आप 2-3 दिन ट्रेड ही ना करें। अच्छा, उसको इत्मीनान से, शांति से कि एनालाइज करें कि कहाँ गलती हुई है। बिल्कुल, आपको उसके बाद मार्केट हमेशा मौका देता है दोबारा एंटर होने का। ऐसा कभी नहीं है कि मार्केट इतना भाग गया है तो आपको मौका नहीं देगा। जैसे 2021 में सबको लग रहा था कि गया मार्केट गया, अब आप देखो फिर से 15,700 पे आके जो है वो बैठा है। तो मार्केट हमेशा आपको मौका देगा, ये कभी मत सोचिए कि मौका निकल गया। राइट सर। सर जैसे कि आपने .com बबल के टाइम भी आप मार्केट देख रहे थे, 2008 में जो क्रैश हुआ था वो भी आपको एक्सपीरियंस होगा, और अभी पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था या अभी वॉर सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एज ए इन्वेस्टर आप क्या मतलब सोचते हो कि क्या करना चाहिए, कि कहाँ पे हमें मतलब कितने % पर? .com बर्स्ट में तो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि मैं नए थे आप, 1996 से लेकर 99 का टाइम था, उस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उसमें हम लोग जो है वो .com बर्स्ट के हिस्सा थे। अच्छा। तो मतलब उस समय आई वाज पार्ट ऑफ ए कंपनी, हमारा अपना स्टार्टअप था। जो हम लोगों ने 1997 में शुरू किया था, 1990 में वो डूब गया, उसकी वजह से बर्स्ट हो गया था, इसकी वजह से। तो वो तो खैर उस समय तो हमारा एजुकेशन वगैरह चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो 2008 का ये है, तो उनमें सब में मैंने देखा है कि देखो, जैसे अभी भी आप पिछला हफ्ता अगर आप देखें, एक हफ्ते पहले
तो इतना स्ट्रॉन्ग फियर मार्केट में आ गया था कि लोग पैसा नहीं डाल पा रहे थे कि नहीं ये तो मार्केट गया, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वही जो जो बात कही जाती है कि जब मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग फियर हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और उसी दिन मैंने जो है वो अपने सारे चैनल में, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने बहुत सारे शेयर्स बाय किए और उसका स्क्रीनशॉट डाला कि देखो मार्केट में बहुत फियर है एंड दीज आर द बेस्ट कंपनीज व्हिच आई एम बाइंग। तो वो आपको जो है वो उस समय इन्वेस्ट करना, क्योंकि नहीं तो वो मतलब जब अच्छा टाइम होता है तो मार्केट इतना आगे भागा होता है कि हमको लगता है निकल गया, पर वो जब आता है वापस तो हम खरीद नहीं पाते। मतलब लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोग इतना एवरेज करते हैं कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि खत्म हो जाता है, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते और वो फिर बाद में कर नहीं पाते और फिर मार्केट को तो उसके लिए आपको रूल बनाना होता है। देखो जैसे जब भी आपको एवरेज डाउन करना है, मान लो अच्छी कंपनियां, मान लो आप HDFC को या कोटेक को या बजाज फिनसर्व को, फाइनेंस को, इन सबको अगर एवरेज आउट करना चाहते हो तो पहले से एक रूल बनाओ कि भाई मैं 10% घुस रहा हूं, माई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज एट 10% ड्रॉप या 5% ड्रॉप। ठीक है, तो जब आपके माइंड में वो लिखा हुआ रूल है कि नहीं इतना हुआ है ड्रॉप, अगर हुआ है तो इन्वेस्ट करो, नहीं हुआ है तो शांति से बैठे रहो, आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर जा रहा है तो आपका ऑलरेडी 1% इन्वॉल्व है, राइट। आप समझ रहे हैं, जैसे आपने 5% का डिसाइड किया है, तो अगर 5% नहीं ड्रॉप हो रहा, 4% पे आप ये मत सोचिए कि नहीं 4% पे और परसेंटेज छूट जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ऊपर जा रहा है तो यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड एट स्मॉल अमाउंट है तो आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो आप जबरदस्ती, मतलब लोगों क्या होता है कि 1% नीचे जो है गिरा, आपने खट से और इन्वेस्ट कर दिया, 1% और गिरा और इन्वेस्ट कर दिया। तो ये आपको एक तय करना चाहिए, जैसे कि एक रूल। जैसे कि मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब ये मेरा स्ट्रेटेजी है कि अगर कोई स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई से 30% डाउन चल रहा है तो वी कैन इन्वेस्ट 25% अमाउंट। लाइक अभी जो निफ्टी चल रहा है 18,600 से नीचे आया, लगभग हम 16-17% की डाउन देख चुके हैं। तो अभी जो स्टॉक अभी 20-25% है, 30% पे डाउन है ऑल टाइम हाई से, तो उसमें हमें चांस हो सकता है हमारा थोड़ा सा कॉर्पस इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने में। बिल्कुल मतलब अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो। और ये मौके आपको कभी कभी आते हैं, जैसे ये मौका आपको जो है FIIs की कृपा से मिल रहा है कि आप इस प्राइस पे HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, मतलब फ्रेंकली, अदरवाइज ये प्राइसेस आने बहुत मुश्किल है। जैसे कि फंडामेंटल्स तो देखने ही होते हैं, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पोजीशन या फिर जो भी है हमें पता चलता है। तो टेक्निकल्स में आप मतलब किस तरीके से आप मतलब कैसे बैलेंस कर पाते हो फंडामेंटल्स और टेक्निकल के, या दोनों भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में? नहीं, फ्रेंकली देखो, मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको मैं सिर्फ साल में 2 बार जो है वो एडजस्ट करता हूँ, रीबैलेंस करता हूँ, किसी शेयर से एग्जिट, किसी शेयर से। तो मतलब मेरा एम ये होता है कि अभी जो बेस्ट कंपनियां मानी जा रही हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, उसके अलावा मैं उसको टच नहीं करता हूँ। जो मेरा इंट्राडे का ट्रेडिंग होता है वो मैं ट्रेंड के हिसाब से लेता हूँ। ठीक है, इंट्राडे या मतलब जो है कुछ दिन वाला भी ट्रेड हो, तो वो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड देखता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। जैसे अभी के हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव, मार्केट गिरा है बट लॉन्ग टर्म स्टिल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। और फिर तीसरा मैं देखता हूँ कि डे ट्रेंड क्या है। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती हैं तो मैं उस तरफ का ट्रेड लेता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन फ्यू थिंग्स। जैसे मैं देखता हूँ कि भाई आप किसी भी एक मतलब रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं और रेंज से जब भी आप ब्रेकआउट ले रहे हैं अपसाइड या डाउन साइड, और जो आपका ट्रेंड है उस साइड को जब वो मूवमेंट हो रहा है तो मैं वहां पे ट्रेड लेता हूं, चाहे वो इंट्राडे का शेयर का ट्रेड हो या फिर ऑप्शन का ट्रेड हो। तो जैसे कि टेक्निकल्स का थोड़ा सा हम बात करते हैं कि प्राइस एक्शन सबसे मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे इंडिकेटर मूव करेगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देखनी चाहिए, इंडिकेटर भी देखने जरूरी है कि वो सर्टेन पॉइंट से हमें बताते हैं कि कहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन जाने वाली है? देखिए, एक तो प्राइस एक्शन जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब एक फोकस प्राइस एक्शन पे रहता है, लेकिन चार्ट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आज ही मैंने जो है वो इसमें देखा कि डबल टॉप क्लियर फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने ग्रुप में बताया भी कि वेरी क्लियर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ब्रेक डाउन आए। मैंने बोला और 5 मिनट के बाद बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट लूज कर दिए सीधे, मतलब कंटिन्यूस डाउन 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 डाउन। तो इस तरह के फॉर्मेशन बहुत क्लियरली आपको दिखते हैं, और ये एक रीजनिंग से नहीं, ये आपको कई रीजनिंग से पता लगता है। जैसे मतलब पहले जो है मैं ऑप्शन का चार्ट देख रहा हूँ, वहां मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 35,500 पे भयंकर जो है वो लड़ाई चालू है, 36,000 पे जो है लड़ाई चालू है। या तो वो क्रॉस करके ऊपर भागेगा, अगर 2 बार ट्राई कर लिया है नहीं गया है और वो नीचे का ब्रेकआउट किया
तो वो चार्ट में भी वो बहुत क्लियर होता है कि भाई वो ब्रेकआउट कर जाएगा। मतलब पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो उसका रिजल्ट आ ही जाता है बिल्कुल। वहाँ पे। तो ये पैटर्न्स भी हेल्प करते हैं और हैं जैसे मैंने बताया कि मतलब दिस इज ऑल्सो ए ब्रेकआउट, मतलब Right, आपको right. पैटर्न नहीं भी पता है तो भी आपको पता है कि अगर 2 बार वो टॉप हो गया है तो एक उसके अंदर है, Yeah, right. रेंज के अंदर फॉर्म हो Sideways गया है। जैसा बन गया है हाँ, तो वहां से वो किसी भी तरफ को ब्रेकआउट Yeah, होगा right. और फिर नीचे आप वॉल्यूम पे नजर रखिए। अगर वॉल्यूम का बार आपको इतना बड़ा दिख रहा है ब्रेकआउट के साथ तो यू नो वेरी वेल कि अभी ये रुकने वाला नहीं है। राइट राइट। तो आप प्रेफर क्या, मतलब आप इंडिकेटर कितने होने चाहिए? मतलब चार्ट के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर लोग लगाते हैं, कोई 4 इंडिकेटर लगाता है, 5 लगाता है। नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली अगर मैं मतलब मोस्टली ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो है सिर्फ एक ऊपर चार्ट रहता है, एक चार्ट के नीचे ही मेरा जो वॉल्यूम अंडर जो बोलते हैं वो वॉल्यूम अंडर रहता है और उसके नीचे मेरा OI कंटिन्यूस चलता रहता है। OI में इसलिए लगा के रखता हूँ क्योंकि OI मुझे हेल्प करता है पहचानने में कि जो वॉल्यूम आ रही है वो लोग मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं। ये भी पता चलता है ना कि मान लो अभी 36,000 की स्ट्राइक प्राइस पे OI ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां पे हमें पता चलता है कि क्या उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या मूवमेंट हो रही है, मतलब कितने लोग वहां पे बायर्स और सेलर्स है, कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, ये भी हमें पता चलता है बिल्कुल उससे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मोस्टली आपको OI पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा मतलब आपका व्यू? जी बिल्कुल, ऑप्शंस एंड वॉल्यूम ये दो चीजों पे अगर आप नजर रखेंगे। और फ्यूचर का वॉल्यूम, फ्यूचर का OI भी कंसीडर कर सकते हैं उसमें। हाँ, एक्चुअली अगर आप जो है जैसे मतलब मैं चार्ट जो देखता हूँ, जैसे मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता हूँ तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर का ही चार्ट मेरे सामने हमेशा लगा रहता है और ट्रेड में ऑप्शन में करता हूँ। नॉर्मली मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता हूँ बट चार्ट में फ्यूचर का ही देखता हूँ और ट्रेड में ऑप्शन में करता हूँ। सो अभी जो सिचुएशन है, जैसे कि टेक्निकल्स की तो बात कर लिया हमने, लेकिन न्यूज़ इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो वॉर की सिचुएशन है, जैसे कि आपको पता है 24 फरवरी को अचानक से सुबह सुबह उन्होंने हल्ला कर दिया था तो मार्केट 900 पॉइंट गिर गया था। तो इस सिचुएशन को मतलब हम कैसे अभी आप कैसे देख रहे हो कि कहाँ तक जाएगी ये सिचुएशन और कब तक नॉर्मल हो सकता है, और ऑयल का जो है वो हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट हो सकता है? अभी ऑयल का एक्चुअली इंडिया पे बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली वॉर से ज़्यादा मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी पे ऑयल का इम्पैक्ट होता है, बिकॉज ऑयल आप देख सकते हैं 68 से बढ़ के 80 पे भी स्ट्रेस आ गया था। और फिर तो वो 139 टच करके और अभी 100 के आसपास है, 105 के आसपास अभी चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म थोड़ा ज़्यादा होता है। वॉर की वजह से शॉर्ट टर्म मतलब उठापटक हो सकती है और बहुत स्पेसिफिक चीज़ों में उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो चीज़ यूक्रेन और जो रशिया से इंपोर्ट हो रही है उनमें कमी आ जाएगी, या उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे उनमें कमी हो सकती है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा जो है वो इंपोर्ट कम हो जाए इनकी वजह से, तो उन स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो है वो उसका फर्क पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आपको मतलब सोच समझ के कि उन सेक्टर को थोड़े समय के लिए आप अवॉइड करें। राइट। जैसे कि अभी मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था तो वहाँ पे अभी रशिया पे तो बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं, लेकिन हम लोग अभी रशिया ने ऑफर किया है कि हम आपको डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल देंगे, तो $30 का डिस्काउंट चल रहा है। तो इससे क्या मतलब हमारे यहाँ पे रेट थोड़े से एडजस्ट हो जाएंगे या बढ़ेंगे नहीं, या फिर उसका कोई इम्पैक्ट पेंट इंडस्ट्री पे हो सकता है? क्योंकि होता क्या है, देखो ये एक चीज है जो कई लोगों को नहीं मालूम है कि हम क्रूड कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। अलग अलग जगह का क्रूड अलग तरह का होता है। जो हम मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जो क्रूड लेते हैं वो थिन क्रूड होता है। रशिया का जो क्रूड है वो थोड़ा सा थिकर क्रूड होता है। वेनेजुएला का क्रूड है वो पत्थर टाइप क्रूड होता है। मतलब आप सोचिए इतना फर्क होता है। तो उनका जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, उनकी जो रिफाइनरी है वो उस चीज के लिए बनी है कि नहीं बनी है, आप समझ रहे हैं। तो हर कोई, आप कोई वेनेजुएला का भी खोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि रशिया यूएस अभी बात कर रहा है, तो वो खोलने के बाद भी वो एकदम ऐसे नहीं कि वो एकदम शुरू हो जाएगा, बिकॉज उनके क्रूड को रिफाइन करना उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की मशीनरी चाहिए होती है। तो वो थोड़ा सा फर्क है। इससे रिफाइनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो पेट्रोल के रेट में तो वैसे भी कोई पेट्रोल के रेट अभी मतलब इंडियन इकोनॉमी में ट्राई यही चल रहा है कि मिनिमम बढ़ाया जाए फॉर मतलब जो भी पॉलिटिकल रीजंस हैं। लेकिन अगर बिल्कुल उसके हिसाब से रेट बढ़ते तो अभी 140 से ऊपर का रेट होना चाहिए था अपने यहाँ पेट्रोल का, बट वो अभी नहीं बढ़ाया है, विच इज गुड। अब कब तक देखो, अभी तो देखना पड़ेगा कि कैसे उनका चलता है सारी चीजें। इससे इन्फ्लेशन का मतलब क्या रिलेशन? क्रूड का देखो बहुत स्ट्रेट जो है वो इन्फ्लेशन से वो मतलब है, जो सामान्य लोग हैं उनके ऊपर तो इफेक्ट होगा ही। और कई बार देखो मतलब चीजें ऐसी होती हैं कि आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे किस चीज का जो है किस चीज से। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, चिकन का रेट अभी पूना में 70% 70% एस्केलेटेड है। अब आप सोचेंगे चिकन का
क्या कारण हो सकता है, क्यों बढ़ा हुआ, तो उनसे पूछोगे तो बोलोगे साहब आगे से ही रेट आ रहा है। अब उसका कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि पूरे यूरोप को जो मक्का होती है वो मक्का का जो दाना होता है वो यूक्रेन से जाता है, ठीक है। अब यूक्रेन से वो बंद हो गया है, तो अब दूसरा जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो इंडिया है, ठीक है। तो अभी उसकी हाई प्राइस पे डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है, तो वो सारा बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो मुर्गियों को खिलाने के लिए मक्का नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो वो सप्लाई नहीं है, अब वो सप्लाई नहीं है तो वो मुर्गियों के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मतलब कहाँ घूम के आपको किस चीज का इफेक्ट किस चीज पे दिखेगा, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। जैसे कि सर अभी बजट हुआ तो काफी सारी चीजें गवर्नमेंट ने अनाउंस की, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स आ गया, तो आप का क्या एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और आप कितना मतलब इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में? मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह मैं नहीं करता हूँ एक्चुअली, मतलब एक दो ऐप्स मैंने ट्राई किया है, बट आई डोंट ट्रेड मच इन क्रिप्टो। और जब तक अपना गवर्नमेंट बहुत क्लियर स्टैंड नहीं देती है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है लेकिन अभी भी ये नहीं बोला है कि लीगल है नहीं है, तो लीगलिटी वाला एंगल अभी भी क्लियर नहीं है। जब वो क्लियर हो जाएगा तो श्योरली विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी सजेस्ट करेंगे श्योरली। मतलब अभी तो आप नहीं करते हो? अभी मैं मतलब गवर्नमेंट से पंगे वाला कोई काम नहीं करना चीज़ नहीं करनी चाहिए। सर जैसे कि मार्केट में बोला जाता है कि बहुत बड़े लोगों का मार्केट है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो मार्केट में आते हैं। दिस इज़ अ टैबू इन इंडिया, मिडिल क्लास फैमिली में भी अभी भी एक टैबू है कि स्टॉक मार्केट करना मतलब जुआ खेलना है। तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम अमाउंट से आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और कितना अमाउंट से जो बिगिनर्स है जिनकी अभी सैलरी 20-25 हज़ार होती है, 10-15 हज़ार भी होती है, तो किस तरीके से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? जो बिगिनर्स है उनको तो मैं जो है यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले जो है वो ETF या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ट्राई करें। जब इन्वेस्टमेंट वाला आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा चीज़ों को समझने लगें कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तो आप ट्रेडिंग में घुसें। और छोटे अमाउंट के साथ, मान लीजिए 50,000 के साथ आप जो है मार्केट में घुसें। और उसमें क्या होता है, आप सिर्फ इंट्राडे पे आप खेलें। उसमें इंट्राडे में क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है लेवरेज का। तो अगर आपके पास 50,000 रुपए भी है तो भी आप जो है लगभग 2.5 लाख रुपए का ट्रेड आप हर दिन कर सकते हैं। तो आपको जो है 5x का लेवरेज मिलता है, उसमें आप ट्राई करें। और छोटे छोटे अमाउंट से, और एक लॉट साइज बना लें आप अपना कि भाई मेरा हर ट्रेड जो है वो 15,000 का होगा, उसको कभी बढ़ाए नहीं। जरूरत पड़े, थोड़ी सी रिस्क लगे तो आप उसको आधा कर दें। जैसे मैं अपने ऑप्शन में मेरा ट्रेड साइज है, मैं एग्जैक्टली उसी साइज का ट्रेड लेता हूं। और अगर मुझे लगता है कि विक्स जो है 27, 28, 30 पहुंच रहा है तो मैं उस ट्रेड को हाफ कर देता हूं, और 30 से ऊपर गया तो मैं 1/4 कर देता हूं। क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता है, लेकिन वो रिस्क अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको बहुत नुकसान हो जाता है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो अपना एक लॉट साइज बनाइए और उस साइज के ट्रेड लीजिए। और आप सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि जो निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उनसे बाहर आप बिल्कुल ट्रेड ना करें। अच्छा। जो आपको SMS वगैरह पे जो टिप्स मिलती है छोटी कंपनियों के जिनके आपने नाम भी नहीं सुने हो, जिंदगी में उनमें एक भी पैसा मत लगाना। उसमें पैसा जो लगाया वो समझ लो एक बार आपको हो सकता है वो 2 दिन में डबल कर दे, लेकिन फिर आप दोबारा लगाएंगे तो वो जीरो करके और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पेनी स्टॉक्स के ऊपर जो पेनी स्टॉक से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो पेनी स्टॉक से। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ, मैं अभी भी देखिए इतने एक्सपीरियंस के बाद भी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बहुत कम कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 के बाहर हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ। और वो भी जैसे कोई न्यू कंपनीज हैं, जैसे आज मैंने जो है पेटीएम में, इतने टाइम के बाद आज मैंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया, बिकॉज मेरे हिसाब से 611 पे आज था सुबह, दोपहर को अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें तो मेरे हिसाब से अभी वो प्राइस थोड़ा ठीक है, तो वहां से मैं अब एंटर करना, तो मैंने जो है 1/3 अमाउंट उसमें जितना मुझे लगाना है उसका मैं लगा चुका हूँ। तो बहुत कम ऐसी जो है वो नई कंपनीज में मैं हाथ डालना चाहता हूँ, बिकॉज स्टेबिलिटी। और वो क्या है कि ये जो शेयर्स हैं जो मैं इस तरह से एक्वायर करता हूँ उनको मैं रेगुलरली ट्रेड नहीं करता हूँ। अच्छा। उनको मैं रख के उनके लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं, लॉन्ग टर्म मेरा अलग है। वो आज भी शेयर खान में है। अच्छा। लॉन्ग टर्म जो मैं साल में 2 बार करता हूँ वो आज भी शेयर खान में है, और वो मैं साल में 2 बार ही उनको एडजस्ट करता हूँ। ये है कि जैसे जीरोधा में मैं ये सारे शेयर जो हैं वो मैं बाय, जो अच्छे हैं निफ्टी 50 के अच्छे शेयर है उनको बाय करके और उसमें रखता हूँ और उनको प्लेज करता हूँ। और उस प्लेज से जो मार्जिन मिलता है उससे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो उसमें क्या है कि अगर वो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका बेनिफिट भी मुझे मिलता है और मेरे को एडिशनल पैसा नहीं डालना पड़ता
ऑप्शन करने के लिए, सेलिंग trade करने के लिए, मैं उसी से वो डबल काम हो जाता तो है। ये जो सर प्लेजिंग की बात आपने की, तो ये तो बिगिनर्स को थोड़ा सा नहीं करना चाहिए ऐसा, नहीं मतलब करना हाँ, चाहिए बिगिनर्स को, क्योंकि ये आप इस प्लेजिंग से सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, Yeah, और right. मैं सेलिंग जो है वो किसी बिगिनर को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं मैं, क्योंकि सेलिंग इज अ वेरी रिस्की थिंग। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो हो सकता है कि आपको नुकसान 1 लाख से भी ज्यादा का हो जाए, और एक दिन में हो जाए। मतलब ऑप्शन के प्राइस इतने फास्ट मूव होते हैं कि उनको बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। राइट। मतलब जो बिगिनर्स लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे कि तुरंत से सेलिंग में या फिर जो भी आपको करना है इंट्राडे में ना जाए। शुरुआत में आप इन्वेस्टिंग करें, थोड़ा सा सीख ले मार्केट, और उसके बाद आप कर सकते हैं जो भी आप एक्सपीरियंस एक बार आपको आ जाए तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि सर ने कहा, सर ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। सर जैसे कि आपने कहा कि आपको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी है, तो आप ऐसे कोई बुक सजेस्ट कर सकते हो मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में नए नए शुरुआत करते हैं। जैसे एक बात तो आपने बताई कि रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए, तो ऐसी कोई इंस्पायरिंग बुक लगी है मार्केट के रिलेटेड जो आपने पढ़ी है अभी हाँ तक? देखिए, आजकल के ज़माने में ना फ्रेंकली स्पीकिंग बुक पढ़ना बहुत थोड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। या आसान काम हो गया है वीडियो यूट्यूब पे देखना। वीडियो देख के और सीखना। और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, आपको सिर्फ क्या सर्च करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक्स, तो आप लिखिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक्स, आप वो वहाँ से वो सीख सकते हैं। फिर जो है प्राइस एक्शन क्या होता है, आप उस पर 2-4 वीडियो देखिए। एक 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 कॉन्सेप्ट का जो नाम आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है, और धीरे 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 आप हर टॉपिक पे 2-4 वीडियो, क्योंकि हम लोगों का माइंड ऐसा होता है कि थोड़ा देख के हमको ज़्यादा समझ में आता है इंस्टेड ऑफ रीड करके। तो आजकल यूट्यूब के ज़माने में सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, इंटरनेशनल चैनल्स भी हैं, कुछ इंडियंस के भी हैं, आप देखिए। यूट्यूब चैनल से याद आया, सर का चैनल है अपना ट्रेडर, प्लीज ग्रो एंड सब्सक्राइब। या जरूर। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि क्या आपका मतलब एक जो होता है स्ट्रेटजी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये आप अगर थोड़ा सा बैक टेस्टेड करके यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा? मतलब आप जो इंडिकेटर मैं देखो करता हूँ हर इंसान का एक ट्रेडिंग एज होता है, सब अलग अलग तरीके से, कोई चार्ट्स देख के, कोई कैंडल स्टिक देख के, कोई फॉर्मेशंस देख के ट्रेड करते हैं। मैं नॉर्मली जो है मेरे सारे जो है ट्रेड्स जो होते हैं वो सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक मैं ऑप्शन सेलिंग जो है करता हूँ, वो मेरा काफ़ी बाहर जो है स्ट्रैंगल्स रहते हैं, और उनको जो है मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट करके मैं ट्रेड करता हूँ। एक तो मेरा वो स्टैंडर्ड ट्रेड है। दूसरा ट्रेड जो मेरा जो रहता है वो है ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं, और मोमेंटम बेस्ड ब्रेकआउट ट्रेड, वो मैं ओआई और वॉल्यूम देख के किस तरफ को मोमेंटम आ रहा है, शॉर्ट टर्म के वो ट्रेड में मोमेंटम बेस में ट्रेड लेता हूँ। तो ये 2 तरह की ट्रेडिंग मैं करता हूँ। आप भी जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि कौन सा ट्रेड जो है उस पर आपका हाथ ठीक बैठता है, और आप नॉर्मली एक ही तरह के ट्रेड को अगर आप बार बार करते रहेंगे तो आपको बहुत एफिशिएंसी आ जाती है। आप चार्ट को देख के आप बता पाएंगे कि हाँ बस ये यहाँ पहुंच रहा है, मुझे लग रहा है कि रिवर्स होने वाला है, और उस समय वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप जितना चार्ट ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि क्या प्राइस की मूवमेंट चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर लास्ट में सिर्फ एक बात पूछूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन मेथड के ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब लोग जो बोलते हैं कि यहाँ का स्क्रीनर यूज करो, ये स्क्रीनर यूज करो तो आपको अच्छे स्टॉक मिलेंगे, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बिल्कुल सही बात है कि आपको एक्चुअली थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी जो है वो जरूरी होती है। जैसे मैंने मेरे एक चैनल पे अभी ही 1 हफ्ता पहले ही एक उसका वीडियो भी बनाया है कि आप किस तरीके से एक स्क्रीनर को यूज़ करके आपको क्या क्या चीज़ें जो है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें देखना क्या चाह रहे हैं। जैसे पीई एक चीज़ होती है, तो वो क्या होती है, उससे आप क्या जज करते हैं, आरओई से क्या जज करते हैं, आरओसी से क्या जज करते हैं, और जो रेशियोज हैं वो उससे डिविडेंड दे रही नहीं दे रही उससे क्या पता लगता है कंपनी के बारे में, आपकी जो है सेल्स ग्रोथ, और उनको उसी मार्केट की दूसरी कंपनी, जैसे आप एक बैंक को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरे बैंक के साथ कंपेयर कीजिए, एक आईटी कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरी आईटी कंपनी के साथ, तो आपको रिलेटिव ये सारे नंबर जब आप उन कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया लगता है कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। तो आप उसके हिसाब से फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों ये थे करमवीर सिंह सर, जिनका अपना चैनल है अपना ट्रेडर, और ही इज फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर। सो कैसा लगा आपको इंटरव्यू इनके साथ? तो उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।